हम सबको हमेशा ये जानने की क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि सीक्रेट एजेंट्स ये काम कैसे करते हैं, या स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, एसपीजी, ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। ऐसे में इनके बारे में अगर कोई छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को सुनाई देती है तो हम लोग इसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। लकी बिस्ट जो रॉ के एक बहुत डेकोरेटेड एजेंट है, इनको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है रॉ में। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। दुनिया के टॉप 200 स्नाइपर्स में इनका नाम शुमार होता है। आज मैं इस वीडियो में इनके बचपन से लेकर प्रेजेंट तक की पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा। लकी बिस्ट का जन्म 1 जून 1988 को उत्तराखंड में हुआ था और इनका नाम रखा गया था लक्ष्मण सिंह, लेकिन घर में इन्हें लकी बोलने लग गए थे। ये जो देशभक्ति की फीलिंग है ना, ये इनमें बड़े होकर नहीं आई, बल्कि विरासत में मिली थी, या ये कहें कि इनके खून में ही थी, क्योंकि इनके पिता आर्मी में हेड कांस्टेबल थे और आगे चलकर वो जेसीओ रिटायर हुए। इतना ही नहीं, इनके जो दादाजी थे वो भी आर्मी में ही थे। इनफैक्ट 1971 में जो इंडो पाक वार हुई थी वो उसमें शहीद हुए थे। और इन्हीं सब वजहों से आगे चलकर पीएम मोदी ने भी इनको बहुत अप्रिशिएट किया था। इसकी बात मैं वीडियो में आगे करूँगा। अभी मैं प्रेजेंट के बारे में बात करता हूँ। अभी ये जब 6 साल के हुए तो इनको जयपुर में इनकी बुआ के यहाँ भेज दिया जाता है, और वहाँ जो इनके फूफा जी थे वो भी आर्मी में ही थे। तो ओवरऑल एक इकोसिस्टम बचपन से ही इनके चारों तरफ तैयार हो रहा था डिफेंस में जाने का। जयपुर में 5th क्लास तक की पढ़ाई ये एक पब्लिक स्कूल में करते हैं, और 6th क्लास से ये केवी में चले जाते हैं, और इनके आगे की पढ़ाई उसी में पूरी होती है। और केवी में ही इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जब पहली बार इन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में पता चलता है। हुआ ये था कि जब ये 10th क्लास में थे तो इन्हें केवी की तरफ से बाड़मेर एयरफोर्स स्टेशन लेके जाया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जहाँ इनके साथ इनके बाकी क्लासमेट्स भी जाते हैं। वहाँ जाके एयरफोर्स स्टेशन देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं और एयरफोर्स के बारे में पता करते हैं। और जब ये वापस घर जाते हैं और अपने फादर को ये सब चीज़ें बताते हैं तो इनके फादर भी इनको रिप्लाई करते हैं कि हाँ, वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है और वहाँ ज़्यादातर इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। जब इन्होंने अपने फादर से पूछा कि ये इंटेलिजेंस क्या होती है तो इनके फादर इनको रिप्लाई करते हैं कि इंटेलिजेंस के लोग वो लोग होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते और देश की सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। बस यही चीज़ लकी के दिमाग में बैठ गई और वहाँ से ही इंटेलिजेंस में जाने का फितूर इनके ऊपर सवार हो गया। इसके ठीक 1 साल बाद 2003 में लकी ने आर्मी में अप्लाई किया और उसमें सेलेक्ट भी हो गए और अपनी पहली पोस्टिंग पर नागालैंड में चले गए, जो एक बहुत सेंसिटिव एरिया था। जब ये वहाँ से वापस आए तो आते ही इन्हें इमीडिएटली बेंगलोर जाने के लिए बोल दिया गया, जहाँ पर इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होना था। लकी थोड़े हैरान तो थे क्योंकि इनके साथ इनके बाकी बैचमेट्स को नहीं बुलाया गया था। एनीवे, ये वहाँ से बेंगलोर चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं। उसके बाद एक इन्हें सीनियर ऑफिसर मिलता है जो इनसे पूछता है कि क्या आप इंटेलिजेंस के बारे में जानते हो। तब इन्हें बचपन में सुनी हुई अपने फादर की बात याद आती है और ये उसको रिपीट करते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो कभी दिखाई नहीं देते और देश की सिक्योरिटी पूरी तरह से इनके ऊपर होती है। इसके बाद इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है और ये वो दिन था जब ये स्पेशल फोर्सेस या शायद इंटेलिजेंस के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। 17 साल की वो उम्र जिसमें स्टूडेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आगे चल के कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, उस उम्र में ये स्पेशल फोर्सेस में पहुंच जाते हैं। खैर, साल 2004 में ये ज्वाइन कर लेते हैं और तकरीबन 2.5 साल तक इनकी ट्रेनिंग चलती है। इसमें ये स्नाइपर ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग, एनएसजी ट्रेनिंग और बॉम्ब डिस्पोजल जैसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं और बाहर निकलकर एक चलती फिरती किलिंग मशीन बन जाते हैं। इनकी काबिलियत को आप ऐसे समझिए कि ट्रेनिंग के बाद इन्होंने अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज में काम किया। कभी ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में दिखाई देते थे तो कभी आर्मी में, कभी असम राइफल्स में तो कभी स्पेशल फोर्सेज में। और इसके बाद इन्हें एक कोड नेम भी दिया गया था जिसका नाम था एजेंट लीमा, और इसी नाम से इनको जाना जाता था। धीरे धीरे ये जो कोड नेम था ये इतना पॉपुलर हो गया था कि दुश्मन तो दुश्मन, भारत की आम पब्लिक में भी ये बहुत फेमस हो गया था। साल 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए थे तो उसको एनएसजी की टीम को हैंड ओवर कर दिया गया था। लकी बिस्ट ने जब ये सुना तो वो इससे बहुत आहत हुए और बहुत गुस्से में भी आए। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली थी कि एनएसजी की टीम के साथ वो ऑपरेशन में इसे भी शामिल किया जाए, लेकिन इनके सुपीरियर्स ने उस वक्त इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। इस तरह के डेंजरस ऑपरेशन जो होते हैं वो जनरली एनएसजी को ही दिए जाते हैं, और इसीलिए ठीक 1.5 साल बाद लकी ने एनएसजी को ज्वाइन कर लिया। अगर सड़क पर आप जा रहे हो और कोई आपसे ऊंची आवाज़ में ही बात कर लेना तो लोग कांप जाते हैं। वहीं लकी बिस्ट एक ऐसे देशभक्त थे जो अपनी जान देने से पीछे ही नहीं हट रहे थे। इनफैक्ट जहाँ जान जाने का ज़्यादा खतरा था वो वहीं पे ज्वाइन कर रहे थे। ये सब सुन के ऐसी फीलिंग आती है कि आप लोग शायद किसी मूवी की स्टोरी देख रहे होंगे, बट ये मूवी की नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है लकी बिस्ट की या एजेंट लीमा की। एनीवे,
एनएसजी में जाके इन्होंने बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों को सिक्योरिटी दी, जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रकाश सिंह बादल, चंद्रबाबू नायडू जैसे बहुत बड़े बड़े लोग थे। ऐसा बताया जाता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो इन्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए उनकी सिक्योरिटी पर भेजा गया था, और मोदी जी जो थे इनको देखकर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 21 साल का लड़का एनएसजी में है और उनको सिक्योरिटी देने के लिए आया। नरेंद्र मोदी ने जब लक्की से उनकी फैमिली के बारे में पूछा तो लक्की ने उनको अपने पिता और दादाजी के बारे में बताया, साथ में ये भी बताया कि उनके दादाजी कैसे शहीद हुए थे। ये सब चीज़ें जानकर नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे की जगह 17 दिन तक लकी बिष्ट को अपने साथ रखा। लकी अपने साथ कपड़े भी नहीं लेके गए थे, और ऐसा बताया जाता है कि वो सिर्फ एक ड्रेस में ही 17 दिन तक मोदी जी के साथ थे। नवंबर 2010 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत आए थे तो एक अलग ही सिक्योरिटी चैलेंजेस थे। आपने ये मीडिया में भी बहुत बार सुना होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी किसी देश में जाते हैं तो सिक्योरिटी चैलेंजेस हमेशा बने रहते हैं। उस वक्त बराक ओबामा को हैदराबाद हाउस में भाषण देना था, और उनके भाषण के दौरान लकी बिष्ट को एक अमेरिकन स्नाइपर के साथ अटैच किया गया था, क्योंकि लकी बिष्ट का नाम स्नाइपिंग में बहुत बड़ा हो गया था, और उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि अगर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी होती है तो उसे इमीडिएटली शूट डाउन कर देना है। बहुत ही कम कमांडोज ऐसे होते हैं जिन्हें इतना बड़ा चांस मिलता है। लकी को एनएसजी में आए अभी 1-1.5 साल ही हुआ था, और एक बहुत बड़ा मोड़ इनका इंतजार कर रहा था। हुआ ये था कि उत्तराखंड में 2 बहुत बड़े गैंगस्टर थे, राजू परगई और अमित आर्या। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर्स और आर्म्स वेपन, इन सब चीज़ों में ये लोग मेनली थे, और देश की सेंट्रल गवर्नमेंट तक इनकी पहुंच थी। उन दिनों नेपाल के रास्ते ये बहुत बड़ी आर्म्स डीलिंग करने वाले थे, और इंडियन इंटेलिजेंस जो थी, रॉ और आईबी, इनको इसकी खबर लग गई थी। सेम टाइम पे 2011 में लकी एलके अडवाणी की सिक्योरिटी में थे, पर अचानक उन्हें 15 दिन की इमरजेंसी लीव पर जाना पड़ता। ये जो 2 गैंगस्टर्स थे जो नेपाल के रास्ते हथियारों की स्मगलिंग की प्लानिंग कर रहे थे, इन्हें एक तीसरा शख्स मिलता है और इन्हें कन्विंस करता है कि अगर ये उसके थ्रू ये डिलीवरी करवाते हैं तो ये सेफली इनका काम करवा देगा। ये इन्हें कन्विंस करता है कि नेपाल में आजकल सिक्योरिटी बहुत टाइट है और इसकी पंजाब में बहुत सेटिंग है, और वहाँ से आराम से वेपन्स इंडिया आ जाएंगे। ये जो गैंगस्टर थे ये भी इसकी बात मान लेते हैं, और अगले दिन सुबह सुबह 1.5 लाख रुपए लेके ये तीनों अपने घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर, जिसको भवाली रोड भी कहा जाता है, वहाँ पर ये तीसरा शख्स इनको गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कहता है कि इसको टॉयलेट जाना है, और ये नीचे उतर जाता है। थोड़ी देर बाद जब ये वापस आता है तो सीधा ड्राइवर साइड पर आता है और नॉक करता है ड्राइवर का जो मिरर होता है। जैसे ही अमित आर्या नीचे करता है अपने मिरर को, ये अपनी गन निकालता है और पॉइंट ब्लैंक पर उसको शूट कर देता है। इसमें हैरानी की बात ये थी कि ये सिर्फ एक ही बुलेट चलाता है और उस एक बुलेट से दोनों के मर्डर्स कर देता है, और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है। अगले दिन 5 सितंबर 2011 को जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो कार में उनको दोनों गैंगस्टर्स की बॉडी मिलती है, और साथ में एक 32 बोर की पिस्टल मिलती है और एक होल्स्टर मिलता है। इससे पुलिस समझ जाती है कि ये किसी हाईली ट्रेंड आदमी का काम है। साथ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी देखती है कि एक सिंगल बुलेट से दोनों का ही मर्डर कर दिया गया है, और इससे पुलिस को ये आइडिया लगता है कि ये काम लकी बिष्ट का ही है। और सीधे 15 दिन की इमरजेंसी छुट्टी पर आए लकी बिष्ट के घर पहुंच जाती है और उनको अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इनको 3 दिन तक रखती है बिना एफआईआर के, और इनसे पूछताछ करती है, और उसके बाद डबल मर्डर, गैंगस्टर एक्ट और प्लानिंग के तहत मर्डर का केस इन पर रजिस्टर कर लेती है। 4 साल तक लकी बिष्ट जेल में रहते हैं, और इस 4 सालों में 11 बार इनका जेल ट्रांसफ़र होता है। 4 जजेस को भी बदला जाता है, और फाइनली जाकर 2015 में नैनीताल कोर्ट इनको लैक ऑफ एविडेंस बोल के रिहा कर देते हैं। पर इन सब चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज होते हैं। इस टाइम पर लकी इमरजेंसी लीव पर आते हैं, उसी टाइम इतने बड़े गैंगस्टर्स का मर्डर क्यों होता है? और अगर एविडेंस नहीं थे तो 4 साल तक लकी को जेल में क्यों रखा जाता है? और अगर जेल में रखा भी गया तो 11 बार इनकी जेल ट्रांसफर्स क्यों होती है? क्या इन जेल में भी कोई मिशन था? इंटेंशनली लकी की जेल ट्रांसफ़र की गई थी, और जैसे ही वो मिशन पूरा हो रहा था तो इनको दूसरे जेल में भेजा जा रहा था? इन सब सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले, ये मिस्ट्री बनकर रह गए, और शायद दुनिया को ये सवालों के जवाब मिलेंगे भी नहीं। जेल से निकलने के बाद लकी बिष्ट वापस अपनी सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं और 2019 में रिटायर हो जाते हैं। इन 4 सालों में लकी बिष्ट क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, किन मिशंस में थे, ये आज तक किसी को नहीं पता।
लेकिन बताया जाता है कि इन 4 सालों के दौरान भी लकी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, क्योंकि देश में इन 4 सालों में ही बहुत कुछ घटित हुआ, जैसे उरी अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये सब हुआ। और ऐसा माना जाता है कि लकी वेस्ट शायद इनमें भी इन्वॉल्व है। 2016 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को पकड़ लिया था और उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि वो एक रॉ एजेंट है, और भारत ने इसका बहुत अपोज भी किया था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके ठीक 1 साल बाद पाकिस्तान के एक रिटायर्ड कर्नल होते हैं जिनका नाम मोहम्मद हबीब ज़ाहिर होता है। ये ISI के लिए भी काम करता है। किसी डील के चलते इनको नेपाल बुलाया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि नेपाल जो था वो एजेंट लीमा का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया था। जैसे ही ये ISI एजेंट काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचता है, वहीं से इनको किडनैप कर लिया जाता है और इसके बाद ये कभी वापस पाकिस्तान नहीं जाता। ऐसा बताया जाता है कि इस काम के पीछे एजेंट लीमा ही था। इसके बाद एलिगेशंस बहुत लगते हैं भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने ये कराया है जिससे कुलभूषण यादव को सजा ना हो। ये ऐसे बहुत सारे मिशंस एजेंट लीमा ने किए हैं। अगर मैं सभी के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अपनी रिटायरमेंट के बाद भी ये बॉलीवुड में चले गए और इन्होंने 3 वेब सीरीज लिखी और एक फिल्म की स्टोरी भी लिखी, और आज भी कम से कम 10 से 15 प्रोजेक्ट बॉलीवुड में कर रहे हैं। देश भर से इतने सारे लोग रोज मुंबई जाते हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए, लेकिन उनकी एडिया रगड़ जाती हैं, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिलता। तो एजेंट लीमा को इतनी आसानी से कैसे चांस मिल गया? क्या यहाँ पर भी ये किसी मिशन पर तो नहीं है? और क्या इसमें इंडियन इंटेलिजेंस रॉ का तो कोई हाथ नहीं है? खैर, इन सब सवालों के जवाब मिलने तो बहुत मुश्किल है। साल 2019 लकी बेस्ट उर्फ एजेंट लीमा जब से रिटायर हुए हैं, पूरी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और लोग उनके रिटायरमेंट को सिर्फ एक दिखावा कहते हैं और कुछ नहीं। आप इस स्पाई वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो।